ठीक है, इसको समझ गए। तो ये जो ABC है वो 3:4:5 के रेशियो में है, साइड्स का रेशियो मालूम हो गया। तो एंगल्स सिर्फ कह रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स तो इक्वल होता ही है। तो 3:4:5 के रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में ले लीजिए। ठीक, तो साइन स्क्वायर C, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि C इज 90। अब साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। और ऐसे लिखेंगे भी तो साइन A हो जाएगा 3/5, तो साइन B आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, साइन A 3/5 तो साइन B 4/5, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए तो फिर से 1। तो इसीलिए साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इज 1। क्यों? तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 2। ठीक है, हो गया। यस सर। अब जो नेक्स्ट है आपका 70। ठीक है, 70 बताइए। 69 तो हो गया होगा ना? 69 आ गया कि नहीं? यस सर। यस आ सर। गया। क्या सब हुआ, क्या सब किया 69 में? सर 0 था आंसर। 0 आंसर। क्यों आंसर है 0? एक्सप्लेनेशन। सर साइन इनवर्स x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो सर वो π/2 हो जाएगा, फिर सर 3π/4 में से -π/2 कर देंगे, फिर सर ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं, ऐसी तो सर x की आंसर 0 होगा। क्यों x ऐसी की कोई x वैल्यू नहीं होगी जो। क्यों नहीं होगी x की ऐसी वैल्यू? जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है ना? तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/x-1 प्लस x-2 x-3 x-4। ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए π/4, कट कटा करके, है ना? इसको राइट साइड ले जाए, ये हो जाएगा π/4। इसका मतलब 1/x-1 प्लस 1/x-2 1/x-3 और 1/x-4, इसका सम कितना आना चाहिए? 1। सर हम x की वैल्यू से -1 से 1 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि सर साइन इनवर्स x आ रहा है और cos इनवर्स। हाँ, x की वैल्यू -1 से 1 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 है। तब इन सब का सम कहता है 1 होना चाहिए। ठीक है, इन सब का सम 1 होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो सकता 1, ये बताइए। ये 1 क्यों नहीं हो सकता? -1 और 1 के बीच की वैल्यू रखें। सर अगर हम x की जगह -1 रखेंगे तो सर ये सर चारों माइनस में आएंगे, तो सर वो 1 के इक्वल होगा नहीं। और हाँ, सर 1 रखेंगे तो सर पहला वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिफाइंड ही नहीं होगा। देखिए x जो है आपका, यहाँ पर यही लॉजिक है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, क्योंकि इसी के लिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, जो हमने इस पर काम भी किया है। सारे इनवर्स का सम 3π/2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमने निकाला था। तो सबके डोमेन पर कंडीशन देते थे, तो इसमें डोमेन पर कंडीशन है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन पर कि उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही हो। तो x जब 1 रखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, है ना, जो कि इस डिनोमिनेटर की लिस्ट वैल्यू है। बाकी सारे डिनोमिनेटर की वैल्यू x के इस मैक्सिमम वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग नेगेटिव है। ठीक, तो जैसे ही x लेस देन 1 कुछ भी रखेंगे 1 पर डिफाइंड ही नहीं होगा। x जैसे ही लेस देन 1 रखेंगे तो चारों का चारों नेगेटिव हो जाएगा,
और 4 नेगेटिव का सम पॉजिटिव ही नहीं होगा तो 1 कहां से हो सकता है ना। इसीलिए नो x कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कोई भी x इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। एक भी पॉजिटिव होता और बाकी नेगेटिव होता तो संभावना थी कि कर देता, लेकिन सबका सब नेगेटिव है। x की वैल्यू -1 से लेकर और 1 के पहले तक जो भी परमिसिबल है उन सारे x की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में पक्का 1 है। तो इसलिए किसी भी x के लिए जो इस इंटरवल में लाई करता हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए नो सॉल्यूशन 0। चलिए इसका काम हो गया। 70 में देखिए, 70 में फिर इनवर्स कहता है निकालने, 70 में इनवर्स कहता है निकालने के लिए, और ये इन्वर्टेबल है। क्यों? तो 2 के पावर में जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस ऑफ, अच्छा x स्क्वायर में, एक मिनट, हाँ इन्वर्टेबल है कि नहीं है पहले ये देखना होगा, यही क्वेश्चन ही था इस x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको आप लिखेंगे तो +1/4 -1/4 लिख सकते हैं। ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 आ जाएगा। तो जो फंक्शन आपका है fx वो यही है 2 रेज़ टू द पावर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और -1/4। अब जरा देख के बताइए कि, और डोमेन आपको कहां से कहां तक लेना है, 1 to इंफिनिटी है ना, 1 to इंफिनिटी। अच्छा तब तो इन्वर्टेबल हो जाएगा, 1 to इंफिनिटी है ना, हो जाएगा, माइनस हाफ है तो इनफैक्ट ये हाफ से आगे कुछ भी होता ये इन्वर्टेबल हो जाता। अब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, x इक्वल टू 1 पर 2 रेज़ पर 0 1 1 वहीं से शुरू हुआ है और 1 के आगे लगातार इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। x माइनस हाफ होल स्क्वायर की वैल्यू x जब 1 से आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, तो इसलिए फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंटायर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि लीस्ट डोमेन पर इसकी लीस्ट वैल्यू 1 आ रही है। अब दोनों साइड लॉग ऑपरेट कर दीजिए, तो log fx या fx को y ले लो, है ना, log y है ना, इसको y लेकर के अब निकाल लीजिए। log टू द y टू द बेस 2 इज x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 आ गया। तब इसका मतलब x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस log y टू द बेस 2, log y टू द बेस 2। इसका मतलब x को आप लिख सकते हैं हाफ और प्लस और माइनस होता, लेकिन माइनस नहीं लिख सकते, क्यों? अपना डोमेन जो है मोर देन 1 है, तो हाफ प्लस ही करेंगे तभी मोर देन 1 आएगा। हाफ प्लस रूट ऑफ 1/4 प्लस log y टू द बेस 2। अब इसमें क्या करिए, x और y को इंटरचेंज करिए तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो हाफ बाहर आ जाएगा और √1 प्लस 4 log x टू द बेस 2। Excuse me, sir. सर इसका आंसर नॉट डिफाइन दे रखा है Yes, sir. नॉट सर, डिफाइंड आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड दे। नहीं p Yes, होगा, sir. t उल्टा कर दिया होगा, नॉट डिफाइंड नहीं, डिफाइंड तो होगा ना, ठीक है, डिफाइंड होगा। हाफ और Yes, 1 sir. प्लस, करेक्ट मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बी और डी मिलता जुलता है, एक घूम जाए तो दूसरा हो जाएगा। नहीं, बी जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए तो डी बन जाएगा, बी है। ठीक, 70 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। 73 73, ठीक है, बाकी सब तो हो गया होगा। 71 72
71 यस सर 71 देखिए क्या कहता है 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। इसको इस नोटेशन को कहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये सब डिफाइंड नोटेशन है, ठीक है। ये कोई करली ब्रैकेट में ही लिखे कोई जरूरी नहीं, कुछ भी दे सकता है। तो अब लेकिन बता दिया कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो अब जो उसका मीनिंग होता था वही यूज करना है आपको। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ g ओवर fx। ठीक, अब जरा देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 2 के पावर में कुछ भी रेज कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे यूजुअली आप लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आप ऐसे लिख लिया करते थे, जिसका नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 तक। ऐसे नंबर को 2 के पावर में रखें, तो 2 रेज पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 रख दें तब भी इसकी वैल्यू 1। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव है, fx इज पॉजिटिव। सिग्नम का 3 डेफिनेशन होता था। सिग्नम x का 3 डेफिनेशन होता था। इट इज 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, and it is 0 if x is 0। ये 3 डेफिनेशन होता था। तो सिग्नम जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू देख लीजिए, वो क्या है, fx है। fx हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा है। तो g ओवर fx मतलब g सिग्नम, मतलब सिग्नम ओवर fx। अब g ओवर fx का मतलब हुआ सिग्नम ओवर fx, ठीक है। एंड इट विल बी 1, क्यों, तो एज fx इज मोर देन 1, fx इज पॉजिटिव। fx कुछ भी पॉजिटिव होता, कुछ भी पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि 1 से ज्यादा, मोर देन 0 कुछ भी हो जाए तो इसकी वैल्यू 1, नेगेटिव कुछ भी हो जाए तो सिग्नम ऑफ fx विल बी -1, और इफ fx इज 0 तो सिग्नम fx विल बी 0। ये 3 डेफिनेशन। तो इसलिए g ओवर fx की कितनी वैल्यू आई, 1। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है 1, वैल्यू पूछता तो भी 1, ठीक है। अब जरा देखिए 73 कहता है लेट fx इज x minus 1 upon x, हाउ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस आर देयर टू द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन, इसमें और कोई है बताइए। ये 74 हो गया, 71, 74 उत्कर्ष का। चलिए 73 को मैं उस पेज में ही डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है ना, और यहाँ पर इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, तो उसमें करता हूँ, ठीक है। 73 को मैं करता हूँ, ठीक है। 74 में fx आपका ये है, तो f ओवर fx देख लीजिए निकाल के, f ओवर fx लिख के तो क्या आ जाएगा, f ओवर x अपॉन 1 माइनस एक्स। 1-2 संभल करके लिखिए तो अपने आप सब कुछ क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपका x अपॉन 1 माइनस 2x हो जाएगा, हो गया सॉल्व हो करके। फिर 3 बार f लगाइए, f ओवर fx। अब इतना तो डिफाइंड हो ही चुका है, इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन 1 माइनस 2x, ठीक है। अब x अपॉन 1 माइनस 2x लिखना हो, x अपॉन 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x, ये हो गया x अपॉन 1 माइनस 3x, ठीक है, 1 माइनस 3x। तो 3 बार लगाया तो 3x, ठीक है। तो जितने बार आप f लगाएंगे उतना x नीचे में और ऊपर तो x ही रहेगा। अब x नॉट इज a, x1 इज fx नॉट, x1 इज fx नॉट। तो x ये कितना हो जाएगा, x नॉट और अपॉन 1 माइनस x नॉट, x1 हो गया। x2 इज f ओवर x1, मतलब f ओवर x नॉट, ये x2 हो गया 1 x नॉट अपॉन 1 माइनस 2x नॉट, समझ गए। अब इस तरह से जब x 1996 लिखेंगे तो ये नहीं हो जाएगा x नॉट अपॉन 1 माइनस 1996 x नॉट,
हो गया। x2 है तो यहाँ 2, x1 है तो 1, x1996 है तो 1996 x0। अब इसकी वैल्यू 1 है और x0 a है, तो इसका मतलब 1 माइनस 1996 a इक्वल टू a। ये हो गया 1 इक्वल टू 199697 a। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था, नहीं कि 1997 a की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 हो। ठीक है, हो गया। 75 हो गया है कि नहीं? 75 बताइए, यस कि नो? यस सर। हो गया, ये क्लास में भी बताया था। सिमेट्री अबाउट अ लाइन, है ना, सिमेट्री अबाउट लाइन, यार मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू 2। तो एक ग्राफ y इक्वल टू 2 के जितना ऊपर है दूसरा उतना ही नीचे है, ये सिमेट्री में बताया था। तो y इक्वल टू 2 ये लाइन है ना, और fx और gx में से कोई एक जितना ऊपर है दूसरा उतना ही नीचे है, प्लॉट हुआ है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, है ना। तो भाई जो मान लीजिए इसको fx मानते हैं, fx का पॉइंट, और ये नीचे gx का पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं कि fx माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस gx। ठीक है, fx का करिस्पॉन्डिंग पॉइंट y इक्वल टू 2 के जितना ऊपर है gx का उतना ही नीचे होगा, या वैसे वर्सा। इसका मतलब fx प्लस gx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यही hx अपना नहीं है, यही तो hx है 4। ठीक है, इसलिए hx इज आइडेंटिकली 4, हर जगह इसकी वैल्यू 4 होगी, h0 इज आल्सो। समझ गए? तो ये है आपका ये लाइन के अबाउट सिमेट्री। अब चलिए 73 जरा मैं डिस्कस करवाता हूँ। इसमें चाहिए 3 बार f है ना, इक्वल टू 1। हाउ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस आर देयर टू द इक्वेशन? ठीक है, इसमें तो कोई अब दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हटा दूं इसमें, और कुछ Yes, पूछना है sir. किसी को? यस कि नो बताइए। नो, अब जरा मैं ठीक है, इसमें थोड़ा ब्रेक दे करके मैं क्वेश्चन नंबर 73 है ना, क्वेश्चन नंबर 73, चलिए इसको डिस्कस करें। एफ एक्स आपका था x माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक, और कह रहा है f ओवर एफ एक्स इक्वल टू 1। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये बता, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना ये बता। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब जरा देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक। तो कहता है एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू 1 कितने जगह पर होगा, ये मैं निकाल लेता हूँ। तो एफ एक्स को प्लॉट करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स, है ना। अब जरा इसका साइन देख लीजिए क्या क्या होता है, -1, 0, है ना, और 1, ये 3 जगह पर ये सब 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो अब उसको मार्क करके, ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ एक्सप्रेशन, एफ एक्स का साइन मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो रफली ये पता चल गया कि किस बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किस बीच में नेगेटिव है, क्या क्या है। अब इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ।
ठीक है, इसको गौर से देखना है। x इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड, जब 0 के 1 पर इसकी वैल्यू 0, ठीक। जब x 0 को अप्रोच करे राइट साइड से, राइट साइड में तो इधर से, if x is just more than 0, 0 प्लस, तो इस fx की वैल्यू नेगेटिव है, fx की वैल्यू 0 के राइट साइड में नेगेटिव है, और 0 अप्रोच करने पर इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा, है ना। मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से हर फंक्शन अपने वैल्यू को इंक्रीज ही करवाता है। 1 पर आकर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x इक्वल टू 1 जैसे ही डालेंगे x माइनस 1 0 हो जाएगा, तो fx विल बी। अब जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी रैपिडली, और चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसीलिए फंक्शन विल अप्रोच इन्फिनिटी एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये भी नहीं कि कोई लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ले ले, ये भी नहीं होगा, ये आराम आराम से सही, लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा। अब चलिए, जब 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में ले, मतलब x जब 0 माइनस है, जस्ट लेस देन 0, इस तरह से है, तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और 0 के करीब में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तो है ही, प्लस इन्फिनिटी यहां से आएगा। -1 पर आकर के फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। -1 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और इस तरह से एज x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू ऑफ फंक्शन विल अप्रोच माइनस। ये पूरी कहानी है। ये आपका ग्राफ हो गया fx, ठीक। अब जरा देखिए y इक्वल टू 1 एक लाइन में ड्रॉ, ये लाइन है y इक्वल टू 1, ठीक। देखिए y इक्वल टू 1 एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, इसको मैं नाम देता हूं x1 और इसे x2, ठीक है। x1 की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, और x2 की वैल्यू मोर देन 1 है, लेकिन 2 रख दें तो देखिए x की वैल्यू 2 रखें तो 2 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 1.5 इज मोर देन 1। तो ये y1 fx1 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। इतनी बात सब लोग समझ गए, ये बताइए। तो जैसे fx इक्वल टू 1, इसका कहता है कि कितना सॉल्यूशन होगा, तो क्या कहेंगे 2। वो सॉल्यूशन किस किस लिमिट के बीच में लाई करता है, एक -1 और 0 के बीच में, दूसरा 1 और 2 के बीच, ठीक है। fx इक्वल टू 1 का कहता सॉल्यूशन, fx इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या था, दो सॉल्यूशन जो कि क्वाड्रेटिक है, आप निकाल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इसके बीच में है कि नहीं है ना। x² - 1 इक्वल टू x, इसको सॉल्व करिए और देखिए कि एक सॉल्यूशन -1 और 0 के बीच में और एक 1 और 2 के बीच में है। इसका मतलब f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू x1 और x2 हो जाए, f ओवर वो नंबर विल बी 1। समझ गया मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि f ओवर fx इक्वल टू 1, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमने देखा कि fx इक्वल टू 1 ये इन दोनों x के लिए होता है, एट x इक्वल टू x1 एंड x2। तो इन दोनों को देख करके आप ये कह सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं, कि f ओवर fx शुड बी इक्वल टू x1, ठीक है, और f ओवर fx शुड बी इक्वल टू x2, तब जाकर के f ओवर fx विल बी 1। इस बात को समझे कि नहीं समझे, ये बताइए, यस कि नो। यस सर। इन 3 डाटा को देखिए, Yes, sir. समझ गए।
अब चलिए, अब आपके समझ की एक और परीक्षा होगी। अब ये x1 की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो अब f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रखूं जिससे कि फंक्शन की वैल्यू आ जाए x1 या x2। x1 आपका है, अब मैं y = x1 और y = x2 प्लॉट करता हूं। दूसरा कलर y = x1, ये लाइन है y = x1। x1 0 और -1 और 0 के बीच का नंबर, ऐसा ही कुछ होगा x एक्सिस के नीचे, ठीक। x2 1 और 2 के बीच का नंबर, ऐसा ही कुछ होगा। ये आपका है y = x2, ठीक है। जहां नहीं समझ में आया वहीं बजर दबाते हैं, इसलिए मैंने इस पेज में इसको लिया है। x2 1 और 2 के बीच में है, समझ गए? x1 और x2 का लोकेशन। अब मैं लिखता हूं, देखिए व्हाइट वाले को पकड़िए पहले। ये आपका है x3, ठीक। ये है आपका x4, ठीक है। ये आपका है x5 और ये है आपका x6, ठीक। अब चलिए, अब मैं लिखता हूं। अब यहां पर f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू, मतलब fx की वैल्यू, fx की वैल्यू या तो x3 हो जाए, है ना, या x4 हो जाए। तो f/fx विल बी x1 हो जाएगा। f/fx x2 होने के लिए f जिस पर ऑपरेट हुआ है, मतलब fx पर भी ऑपरेट हुआ है, उसकी वैल्यू या तो x5 हो जाए या x6 हो जाए, तो बात बन जाएगी। x3 इज लेस देन -1, x4 इज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है। x5 इज इन बिटवीन -1 and 0, ठीक है। और x6 इज मोर देन 1। अब देख के बताइए, इसको समझ गए, यस कि नो? f/fx = x1 हमें चाहिए था। x1 कुछ ना कुछ -1 और 0 के बीच का नंबर है, तो मैंने व्हाइट लाइन से y = x1 मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। और f ही तो है, fx का ही तो ग्राफ है दिया हुआ। f जिस पर ऑपरेट होता है वो x3 हो जाए, f/वो नंबर विल बी x1। f जिस पर ऑपरेट होता है वो x4 हो जाए, तो f(x4) इज x1, ठीक है। तो f अपने केस में fx पर ऑपरेट हुआ है, इसका तो fx x3 हो जाए या x4 हो जाए, f/fx विल बी x1। ऐसे दूसरे वाले ब्लैक वाले केस में f/fx इज x2, x2 1 और 2 के बीच का नंबर है, तो fx x5 हो जाए या x6 हो जाए, तो f/x5 x2 होता है और f/x6 भी x2 होता है ना, x5 पर भी और x6 पर भी। fx की वैल्यू 2 है, तो fx की वैल्यू x2 है, fx की वैल्यू x2 है, ठीक है। fx की वैल्यू यही x2 है। तो x5 और x6 में से कोई एक हो जाए तो बात बन जाएगी। तो आ गया कि fx should be x3, fx should be x4, fx should be x5 और fx should be x6, और ये x3, x4, x5, x6 किस लिमिट के बीच में है ये भी जानकारी मिल गई। इसको देख के बताइए, ये चीज समझ गए या कोशिश जारी है, ये बताइए।
एफ ओवर एफ एक्स समझ गए x1 के इसको। बराबर तब होगा जब एफ एक्स x3 के बराबर हो जाए या x4 के बराबर हो। ये सही है कि गलत है? ये देख के बताइए कि ये एफ एक्स इक्वल टू x1 है, fx3 इक्वल टू x1, fx4 इक्वल टू x1 है। ठीक है, इसको देख करके आप कहेंगे कि fx3 इक्वल टू x1, इसको देख करके आप कहेंगे fx4 इक्वल टू x1। ठीक है, इसका मतलब Yes, f sir. जिस पर ऑपरेट हुआ है वो x3 होना चाहिए, और अपने वाले केस में f किस पर ऑपरेट हुआ है? fx पर, fx should be x3, fx should be x4, then only f over fx will be x1। देख के सोच के बताइए, यस कि नो? ये Yes, बात sir. समझ ठीक है कि f जिस पर ऑपरेट होता है वो fx हो, f ओवर fx हो, 4 बार fx हो, कुछ भी हो, तो मैं तो सीधा fx इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू कुछ लेकर के उसको कट करवा रहा हूं, है ना? fx इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं? y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 5, दोनों को ड्रॉ करते हैं, जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उतना सॉल्यूशन होता है। ये y इक्वल टू fx तो खुल के लिखा हुआ है ना? तो y fx x4 के बराबर कब होगा, fx x5 के बराबर, x3 के बराबर कब होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? y इक्वल टू x3, y इक्वल टू x1, है ना? सॉरी, y इक्वल टू x1 ये प्लॉट करिए, y इक्वल टू fx के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो x कोऑर्डिनेट है उस x पर फंक्शन को ऑपरेट करें तो x1 वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया। अब जरा देखिए, अब हमें अब फाइनल धक्का ये है कि fx इक्वल टू x3, x4, x5, x6 कितने x के लिए होगा, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। x3 के वैल्यू की लिमिट क्या है? लेस देन -1, मतलब y इक्वल टू ये जो लाइन व्हाइट लाइन ड्रॉ हुआ है उसी के आसपास में कुछ ना कुछ होगा, या जो भी होता हो। मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ड्रॉ कर, लेकिन है लेस देन -1, मतलब नीचे ही है, और नीचे कहीं भी हो तो ये लाइन अपने ग्राफ को 2 बार कट करती हुई जाएगी। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ लिखना है, y इक्वल टू x3 हो गया, 2 बार कट कर दिया। नेक्स्ट है y इक्वल टू x4, और x4 है 0 और 1 के बीच, x4 है 0 और 1 के बीच। तो देखिए, तो y इक्वल टू 1 लाइन है, x4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू x4 ये वाली लाइन है। अब जरा देखिए इसका भी कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 2। ठीक है, तो y इक्वल टू x3 और y इक्वल टू x4, इसके करिस्पॉन्डिंग 2 आ गया। ऐसे ही एक और है x5 जो -1 और 0 के बीच में है ना? -1 और 0 के बीच में है, तो ये वाली लाइन इसके ऊपर ही होगी। अब मैं इसे रेड कलर से कर देता हूं। ये लाइन हो गई y इक्वल टू x5, इसका 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये और एक ये रेड इसके लिए है ना? अब आइए x6 मोर देन 1, ये भी ऐसे ही होगा, इसके ऊपर या इसके नीचे, ऐसे ही कुछ, है ना? ऊपर ही होगा क्योंकि x2 के आगे है x6। ये हो गया आपका y इक्वल टू x6। अब जरा देखिए इसका कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इसका भी 2 है ना? तो रेड वाले में 2, 4 है ना, और दूसरा जो पिंक कलर है उसमें भी 4 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 8। फोर प्लस 4, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1 का 2, एफ ओवर एफ एक्स इक्वल टू 1 का 2, और हर एक के करिस्पॉन्डिंग 2 तो 4 है ना, और इन 4 में हर एक के करिस्पॉन्डिंग 2 तो
4 into 2 8। अब ऐसे ही आपको भाई जो है 4 बार fx लगा दे, तो अब गिनना नहीं है, अब सीधा छापते जाना है, ठीक है, 16 हो जाए। और ये इसलिए अभी इतना लेंथ लेकर के बताया कि अब आपको एग्जामिनेशन में भाई ये क्वेश्चन होगा तो सीधा छापना होगा। कितना एफ लगाया बता दीजिए, है ना, कितने बार एफ लगाया है, ये सिर्फ गिनते जाना है, जितने बार लगाए 2 के पावर में बढ़ाते जाइए। उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है एफ एक्स इक्वल टू 2 एफ ओवर एफ एक्स के लिए 2 into 2, 3 बार एफ के लिए, एक बार और 2, 4 बार एफ के लिए, एक बार और 2, है ना, तो जितने बार एफ उतना 2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों साइड में, नेगेटिव साइड में भी -∞ to ∞ है और पॉजिटिव साइड में भी -∞ to ∞ है। तो चाहे कोई भी वैल्यू आती हो उसके करिस्पॉन्डिंग 2 एक्स निकलता है। हो गया, इसको देख के बताइए। ठीक है, इसको समझ गए, Yes, sir. है ना, और इसको अपने से एक बार ड्रॉ करके जो मैंने बताया है उसको देखिए, और एक दिन में नहीं लेकिन हर दिन कुछ नई बात सीखते जाएंगे, कुछ क्लास के दौरान, कुछ टेस्ट के दौरान, तो उसमें नॉलेज बैंक बढ़ते जाए, है ना, नॉलेज बैंक बढ़ते जाएगा। और स्कोर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, है ना, स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करिए, इसलिए कि लग रहा है कि मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करते समय की कमी होती है या अफरा तफरी होती है, उस समय में आप करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने 1-2 टेस्ट करने दिया अपने मन से, उसके बाद मैं आज बोल रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि पहले गलती कर लेंगे तो आप सीखते हैं, तो बहुत तेज सीखते हैं, है ना, क्योंकि कॉपी में कटा फुटा हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसके बनस्पत की साफ साफ जो लिखता है, साफ साफ लिखना अच्छी बात नहीं होती, साफ साफ अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करेंगे तो गलती होगी, ऑब्वियसली गलती होगी, तो आपने गलती की, है ना, गलती करने का मौका भी दिया गया, लेकिन हाँ, गलती नहीं करना है, उतना संभल करके करना है। और प्लस मैथमेटिक्स को थोड़ा ऐसे समय में अटेम्प्ट करते हैं जिस समय आपके पास में घड़ी की सुई नहीं बजती, टिक टिक नहीं बजता हो, क्योंकि इसमें हर चीज आप, जैसे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब इसके लिए आपको फ्री ब्रेन चाहिए, है ना, बाकी से समय बचाएंगे और इसके लिए रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को रखेंगे तो ये आपको दूसरे से सीधा डिस्टिंग्विश करेगा, है ना, दूसरा x है तो हम x+5, ये यहीं पर डिसाइड हो जाए सीधा सीधा, कि जो इतने तय तक समझ सकता है, इतने अंदर तक जाकर समझ सकता है, इसका मतलब he is entitled to be in IIT, that's it, सिर्फ इतना है। तो इसीलिए कोशिश हमें ये करनी है कि सेफ टाइम में जिस समय आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़े, उस समय में इसको अटेम्प्ट करिए, मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करिए। यूजुअली जो पैटर्न होता है कि लोग केमिस्ट्री पहले आधे घंटे में कर लेता है, जितना हुआ उतना कर लिया, ठीक है, जितना हुआ उतना कर लिया, आसानी से जितना आ गया उतना कर, उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों को टाइम दिया जाता है ना, 2 घंटे का, तो हाफ एन आवर उसके लिए, 2 घंटा बीच में मैथ और फिजिक्स को सैंडविच करिए, जिसमें मैथमेटिक्स को ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देना होता है, तब जाकर के आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए कि मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको बिना सॉल्व किए हुए आप टिक कर सकते हैं, एक भी नहीं, नॉट इवन अ सेकंड, सब में कुछ ना कुछ हाथ चलाना होगा, ठीक है। और फिजिक्स में कुछ कंसेप्चुअल होता है जिसमें कि आप मार्क कर सकते हैं, और फिर अंत में जो होगा रिवीजन टाइम में